बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट में कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल्स वर्थ 84,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स ऑफ ₹11,000 वर परचेज। स्टूडेंट्स, इसमें किसका लफ्ज आ गया? परचेज का। तो ये कौन सी वाली एंट्री है? परचेज वाली। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ लिख लेंगे मटेरियल अकाउंट डेबिट और नीचे लिख लेंगे वाउचर पेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या करेंगे, दोनों के अमाउंट को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ऑलमोस्ट 95,000। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स के परचेज वाले में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं देखना बल्कि दोनों के अमाउंट को ऐड करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स वो उसी एंट्री में कह रहे हैं बट डायरेक्ट मटेरियल्स of rupees 4,000 and indirect materials 1,000 were not according to specifications and return to supplier। ये कौन सी वाली एंट्री है? रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी निशानी थी। तो हम क्या करते थे, जो परचेज वाली एंट्री होती थी उसको हम उल्ट कर देते, ठीक है, यानी कि अपोजिट कर देते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें ये ए पार्ट के अंदर ही दोनों दी हुई हैं, रिटर्न वाली भी और परचेज वाली भी। तो इट्स मीन हम करेंगे इसको A1 का नाम दे देंगे और यहाँ लिख लेंगे A2। ठीक है, और रिटर्न की एंट्री क्या होगी? वाउचर पेबल अकाउंट डेबिट और नीचे क्या लिख लेंगे? मटेरियल अकाउंट। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी हम दोनों के अमाउंट को ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी एंट्री है जिसमें कह रही है डायरेक्ट मटेरियल्स 62,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स 7,000 वर इशूड टू फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें किसका वर्ड आ गया? यूज इन प्रोडक्शन, यानी ये कौन सी वाली एंट्री है? स्टोर रूम वाली है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, बी लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें वो कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट दो चीजें हैं। तो डायरेक्ट वाली चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और इनडायरेक्ट वाली क्या हो जाएगी? एफओएच। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हम क्या लिख लेंगे? मटेरियल अकाउंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अमाउंट है वो डायरेक्ट मटेरियल की है 62,000 और इनडायरेक्ट है एफओएच की 7,000। दोनों को हम ऐड करके 69,000 किस में लिख लेंगे? मटेरियल में। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें साथ ही कह रहे हैं बट डायरेक्ट मटेरियल 2,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स 1,000 वर नॉट यूज इन प्रोडक्शन एंड रिटर्न बाय द फैक्ट्री टू स्टोर रूम। यानी हमने वापस क्या कर दिया? स्टोर रूम में वापस भेज दी है। यानी ये कौन सी वाली एंट्री है? रिटर्न टू स्टोर रूम। तो हम क्या करेंगे? यही वाली एंट्री उलट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स वंस अगेन यही सारी चीजें इसी एंट्री में है, तो इसको हम कहते हैं कि B1 और नीचे क्या लिख लेंगे? B2। ठीक है, और ऊपर अब इस एंट्री को हम कैसे लिखेंगे? मटेरियल अकाउंट ऊपर आ जाएगा और वर्क इन प्रोसेस और एफओएच दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, जो अमाउंट है इसके हमारे पास वो एक है 2,000 और एक है 1,000। ठीक है, दोनों को ऐड करके हम किस में लिख लेंगे? मटेरियल में। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको अभी तक समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास सी में कह रहे हैं ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज फॉर द मंथ 1.5 लाख। स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि जहां पे सैलरीज एंड वेजेस आ जाए समझ जाए ये पे रोल की एंट्रीज हैं, यानी लेबर की। ठीक है, जो कि एक एंट्री से हमने 5 बनानी होती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ग्रॉस अमाउंट है वो 1.5 लाख है, जिसमें कंप्राइजिंग 80,000 डायरेक्ट लेबर की है, 10,000 इनडायरेक्ट लेबर है, 40,000 सेल सैलरीज है यानी सेलिंग, और 20,000 एडमिन है। उसके बाद वो कह रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज 10% ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स, यानी जो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट होगी वो 10% ऑफ ग्रॉस। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं, जब भी प्रोविडेंट फंड की अमाउंट ना दी हो वो परसेंटेज में है, तो हम हमेशा पे रोल की जो टोटल अमाउंट होती है उसकी वो परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं 1,35,000 वर पेड टू एम्प्लॉइज, जो बकाया रह गया है वो हमने एम्प्लॉइज को पे किए हैं। देखते हैं कि इसका क्या करना है। द कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट्स इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस एंट्री को पढ़ लिया और हमें आइडिया हो गया कि पे रोल की 5 एंट्रीज हैं। क्यों? ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज लिखी हुई हैं। नहीं तो एक और निशानी याद रखिए स्टूडेंट्स, जब प्रोविडेंट फंड वगैरह आ जाए तो समझ जाए ये पे रोल की एंट्रीज है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले C1, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि पे रोल की एक एंट्री में से हमने 5 बनानी होती हैं। तो हम स्टूडेंट्स पहली एंट्री में क्या लिख लेंगे? पे रोल अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिख लेंगे? प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रेडिट। और स्टूडेंट्स इसमें कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं है, तो एक्रूड पेरोल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे? जो
ग्रॉस अमाउंट है 1.5 लाख, वो हम पेरोल में लिख लेंगे, ठीक है। इसका वो कह रहे थे दरमियान में कि 10% ऑफ ग्रॉस अर्निंग, यानी जो प्रोविडेंट फंड 10% है वो किसका लेंगे, इस 1.5 लाख का, ये आ जाएगा 15,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 1.5 लाख में 15,000 माइनस करेंगे, 1,35,000 किसमें लिख लेंगे, एक्रूड पेरोल। और यही अमाउंट स्टूडेंट्स वो खुद दे चुके हैं कि 1,35,000 वर पेड टू एम्प्लॉइज। स्टूडेंट्स बहुत सारे इससे परेशान हो जाते हैं कि इसका हमने क्या करना है सर, तो याद रखें ये जो मोस्टली अमाउंट दी होती है ये एक्रूड पेरोल की अमाउंट खुद दी होती है, ठीक है, जिसको हम नेट अमाउंट भी कहते हैं, बाकी रकम जो कि हमारे पास कैसे आती है कि पेरोल में हम प्रोविडेंट फंड को माइनस करके इसमें लिखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास पेरोल की सेकंड एंट्री जो कि हम खुद बनाते हैं, जो एक्रूड पेरोल के साइड पे है क्रेडिट, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एक्रूड पेरोल डेबिट। और नीचे क्या लिख लेंगे, वाउचर पेबल अकाउंट, और इसकी अमाउंट कितनी, यही 1,35,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड एंट्री क्या होगी, C3 लिख लेंगे, जो वाउचर पेबल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और नीचे क्या लिख लेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसमें यही अमाउंट 1,35,000 वाली आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एंट्री नंबर 4 होती है पेरोल की, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है मोस्टली, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, उसके बाद एफओएच, देन आफ्टर सेलिंग, फिर हम लिखते हैं एडमिन, और नीचे क्या लिखते हैं, पेरोल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर आप देखें फर्स्ट लाइन में ग्रॉस सैलरीज एंड वेजेस 1.5 लाख, इसके आगे लिखा हुआ है कंप्राइजिंग 80,000 डायरेक्ट लेबर। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट वाली चीज क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस, वो इसमें लिख लेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट लेबर 40,000, यानी कि एफओएच 40,000। देन आफ्टर सेल सैलरीज 20,000, सेल्स मीन सेलिंग, ये स्टूडेंट्स 20,000 इसमें आ जाएगा। और उसके बाद वो कह रही हैं कि सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास अमाउंट है वो हमने जरा मिक्स कर दी है। 80,000 वो कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर जो कि वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद वो कह रहे हैं 10,000 इनडायरेक्ट, यानी कि जो एफओएच है वो 10,000 है। 40,000 सेल सैलरीज, यानी जो सेलिंग है वो 40,000 है। और उसके बाद वो कह रहे हैं 20,000 एडमिन, यानी जो एडमिन है वो 20,000 है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन चारों को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास अमाउंट कितनी बन जाएगी, 1.5 लाख, जो कि प्रूफ हो जाएगी स्टूडेंट्स पेरोल की ये अमाउंट फर्स्ट एंट्री की पेरोल की इक्वल, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ तक पेरोल की 4 एंट्री कर ली हैं। अब हम यहाँ लिख लेंगे E5, ठीक है, कौन सी एंट्री बन जाएगी, E5, जो कि हमारे पास कौन सी वाली होती है, एम्प्लॉयर या कंपनी वाली, ठीक है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, एफओएच कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हमारे पास दो चीजें होती है, वर्क इन प्रोसेस प्लस एफओएच। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेलिंग, और फिर क्या होता है, एडमिन। नीचे क्या लिखते हैं हम, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम पहले कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी वाली एंट्री होती है, परसेंटेज वाली, कौन सी वाली, परसेंटेज। और इसमें स्टूडेंट्स वो खुद कह रहे हैं कि 10% ऑफ ग्रॉस अर्निंग, यानी 10%, अगर ये ना होता तो फिर हम इसमें परसेंटेज फाइंड करते, ठीक है, जिसका आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, ये जो 10% है प्रोविडेंट फंड, हम पेरोल की चौथी एंट्री पे आ जाएंगे। एफओएच कंट्रोल में हमारे पास दो चीजें हैं, WIP और एफओएच। तो हम एंट्री नंबर 4 में आ जाएंगे। इसमें जो W और एफओएच, इन दोनों के अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 80,000 जमा 10,000, 90,000 आ जाएगा। फिर उसका कितना ले लेंगे, 10%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9,000 वैल्यू किसकी आ जाएगी, एफओएच कंट्रोल। उसके बाद स्टूडेंट सेलिंग, तो यहाँ सेलिंग पे आएंगे, जो 40,000 है उसका कितना ले लेंगे, उसका भी 10%, 4,000 आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स एडमिन के लिए, ये जो एडमिन की वैल्यू है 20,000, इसका भी कितना ले लेंगे, 10%, तो 2,000 वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 15,000 वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, प्रोविडेंट फंड, जो कि अमाउंट स्टूडेंट्स प्रूफ हो जाएगी पेरोल की फर्स्ट एंट्री में। जो प्रोविडेंट फंड है ये दोनों अमाउंट क्या आनी चाहिए, सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने पेरोल की 5 एंट्रियां कर ली हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एंट्री नंबर डी में कह रहे हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 70,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड 5,000 फॉर एक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट वर रिकॉर्डेड। तो स्टूडेंट्स हमने पूरी एंट्री पढ़ ली है। अगर आप देखें इसमें हमारे पास दो वर्ड्स आ गए हैं, डिप्रिसिएशन भी और इंश्योरेंस। इट्स मीन ये हमारे पास एफओएच की एंट्री है, और कौन सी वाली, यस, आईडी वाली, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है कि हम यहाँ लिख लेंगे एफ पार्ट, और इसमें हमारे पास एंट्री क्या होती है कि एफओएच कंट्रोल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेलिंग एडमिन बी लिखते हैं, लेकिन इसमें वंस अगेन नहीं लिखेंगे, क्यों, इसमें कोई सेलिंग एडमिन नहीं लिखा हुआ।
तो फिर नीचे हम क्या लिख लेंगे, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर हम क्या लिखते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। और फिर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, वाउचर पेएबल। ठीक है, क्या लिखते हैं साथ एक और क्या आ जाएगा, वाउचर पेएबल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल अमाउंट है 70,000, वो हम लिख लेंगे एफओएच कंट्रोल में। फिर उसके बाद जो अमाउंट है डिप्रिसिएशन की, वो है हमारे पास 10,000, वो डिप्रिसिएशन में लिख लेंगे, 5,000 इंश्योरेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये 70,000 में ये दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 55,000 जो वैल्यू आ जाएगी वो वाउचर पेएबल में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक समझ आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स एंट्री नंबर ई पे आते हैं। ठीक है, ई पे, और स्टूडेंट्स ये जो हम पीछे कर चुके हैं, ये हमारे पास सी की एंट्री, तो हम यहाँ पे हमें C5 लिखना चाहिए था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ई में हमारे पास कह रहे हैं एफ फैक्ट्री ओवरहेड यानी एफओएच इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये कौन सी वाली एंट्री है स्टूडेंट्स, अप्लाइड टू प्रोडक्शन, जो कि हमारे पास क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट टू एफओएच अप्लाइड। ठीक है, और क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट लेबर हमेशा आपने कहाँ देखना है, पे रोल में। तो पे रोल में हमारे पास देखें जरा, हम आते हैं एंट्री नंबर सी में, ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज फॉर द मंथ 1.5 लाख, जिसके आगे कह रहे हैं कंप्राइजिंग 80,000 डायरेक्ट लेबर, यानी हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है, जो कि ये वाला था 80,000, इसका 100% यानी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 80,000 ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 100% था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एंट्री नंबर एफ में, और स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे एफ नहीं बनेगा, ये एंट्री डी नंबर थी। ठीक है, तो हमने जरा वो एंट्रीज की जो नंबरिंग है वो जरा हमने, ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं एंट्री नंबर एफ में चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख वर कंप्लीटेड, क्या लफ्ज आ गया, कंप्लीटेड। मैं आपको बता चुका हूँ कंप्लीटेड प्रोड्यूस या आउटपुट, फिर कौन सी एंट्री होगी, कॉप वाली। तो ये कौन सी वाली एंट्री है, कॉप वाली। क्यों, क्या लफ्ज आ गया, कंप्लीटेड, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिख लेंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और अमाउंट कितनी है इसकी, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, लास्ट ऑलमोस्ट, जी में कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 1,70,000 वर सोल्ड फॉर 2.5 लाख, चीजें जिनकी कॉस्ट 1,70,000 है, हमने सेल कितने की है, 2.5 लाख। सेल्स ऑफ 1 लाख वर फॉर कैश, 2,70,000 की 2.5 लाख की जो हमने सेल की है, इसमें वो कह रहे हैं 1 लाख हमने कैश पे सेल किए हैं। इट्स मीन 2.5 लाख में हम 1 लाख माइनस कर देंगे, जो 1.5 लाख बच जाएंगी वो हमने उधार पे की होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे G1 पहले लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए कि मैं आपको बता चुका हूं कि कॉप की एंट्री के बाद, ठीक है, 2 एंट्री होती हैं सेल्स की, लेकिन सेल्स की 2 तरह की होती हैं, एक हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे और एक हम सेल प्राइस पे। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, जिसकी एंट्री क्या होगी, CGS अकाउंट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा आपको बता चुका हूँ जो कम वाली अमाउंट होती है वो CGS वाली कॉस्ट वाली होती है। तो 1,70,000 हम इसमें लिख लेंगे। अब इसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमने सेल की है, तो G2 लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने सेल्स कितने की है, 2.5 लाख, जिसमें 1 लाख कैश पे, तो यहाँ हम लिख लेंगे कैश अकाउंट, और नीचे लिख लेंगे AR अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल, जिसका एक और नाम डेटर्स होता है, और नीचे हम क्या लिख लेंगे, सेल्स अकाउंट, क्या लिख लेंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो टोटल अमाउंट है 2.5 लाख वो सेल्स में लिख लेंगे, इसमें जो 1 लाख है वो हम किस में लिख लेंगे, कैश वाले पे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2.5 लाख में ये 1 लाख माइनस कर देंगे, तो जो 1.5 लाख अमाउंट बच जाएगी वो हम किस में लिख लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में। और नीचे वो कह रहे थे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में पास एंट्रीज इन जनरल जर्नल यानी कि जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी भी समझ आ गई होगी।